हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कर्म विद्या मंदिर संचालित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 परमाणु सिद्धांत, इन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। अब तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा इनके गुणधर्म हम पढ़ रहे थे। गुणधर्म में हमने पढ़ा था IP के मान, है ना, आयनन ऊर्जा या विद्युत, इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, और इसको आयनन ऊर्जा के बाद आयनन पोटेंशियल यानी आयनन विभव भी इसका नाम होता है। कई नामों से जानते हैं। हमने इसका पढ़ा था इसकी आवर्तिता। आवर्त सारणी में क्या होता है, देखो आवर्त सारणी में बार बार यही नाम आएगा, आवर्त में बाएं से दाएं। हम आवर्त की बात करें तो हम इधर चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। जैसे मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस तरह से चलेंगे परमाणु क्रमांक हैं। और वर्ग में कैसे आते हैं, जैसे मान हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम ऊपर से नीचे आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे। किस में आते हैं ऊपर से नीचे, वर्ग में। उधर आप बाएं से दाएं क्या जाते हैं, आवर्त में। ठीक है, आवर्त हमारा ये 1 होता है, इसके बाद लिथियम का 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, 5, 6 और 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। अब हमने पढ़ा था कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, देखो कि लिथियम में हम इधर आ रहे हैं वर्ग में ऊपर से नीचे। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, नाभिक होता है, एक गोला होता है। आवर्त संख्या कितनी है इसकी, 1। लिथियम की बात करें, एक नाभिक होता है, गोले कितने होते हैं, 2 होते हैं। सोडियम की बात करें, सोडियम में नाभिक होता है, गोले कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है। पोटेशियम की बात करें, इसमें 1, 2, 3 और ये 4। इस तरह से हम देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक एक गोला बढ़ रहा है। उधर चलते हैं, लिथियम का ये है ही, बेरिलियम का क्या हो जाएगा, लिथियम में कितने होते हैं, 1, 2, तो 2 गोले हो गए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर ये नाभिक हो गया, नाभिक के पास 1 गोला और ये 2 गोले। बोरॉन में क्या होगा, नाभिक होगा, 1 गोला और 2 गोला। कार्बन में क्या होगा, नाभिक होगा, 1 गोला और 2 गोले। तो इस तरह से हम इधर चलते हैं आवर्त में, तो कोषों की संख्या निश्चित रहती है ना। ऊपर से नीचे आते हैं हम, नीचे आते हैं वर्ग में, तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है। तो ये तो हो गया आकार, तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ेगी, आकार में वृद्धि होगी, उधर आकार में कमी होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश इधर क्या होता है, कम होता है, उधर क्या होता है, अधिक होता है, अधिक। इस तरह से जाएंगे। IP यानी प्रभावी, Z इफेक्टिव बोलते हैं इसको। प्रभावी नाभिकीय आवेश, हम बोल सकते हैं नाभिकीय आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, कम, ऊपर से नीचे आते हैं। तो इधर क्या होता है, अधिक। इसके बाद हमने पढ़ा था आयनन विभव। आयनन विभव ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ये भी कम होता है। उधर जाते हैं तो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, IP के बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता की हम बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते थे IP, इलेक्ट्रॉन बंधुता को लिखेंगे EA। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये भी कम होगी, इधर जाएंगे ये भी अधिक होगी। जिनको भी हम पढ़ेंगे सब इधर कम होंगी, उधर जाएंगे तो अधिक होती हैं। कारण वही होता है, क्या कारण होगा, ऊपर से नीचे आते हैं, सब कोषों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, जिससे प्रभावी नाभिक यानी नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। यहाँ नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया, तो आकर्षण कम हो जाएगा।
आकर्षण कम हो जाएगा तो ये सब कम इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएंगे, आसानी से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर उल्टा होता है कि कोष तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक की आकर्षण भी बढ़ रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे रहेंगे और हर चीज़ में अधिक की जरूरत पड़ेगी। अधिक का मतलब है IP का मान अधिक, EA का मान अधिक, प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक, विद्युत ऋणता भी अधिक, है ना, सभी अधिक होंगे। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन यानी आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा यानी IP। तो IP में तो क्या करते थे, हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते थे, बाहर निकालते थे, क्या बनता था, धनायन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर लाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अंदर लाएंगे, तो क्या बनेगा, ऋणायन, उल्टा हो गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती थी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें भी ऊर्जा फिर खर्च करनी पड़ेगी, यानी दम लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते समय हमें ऊर्जा खर्च करनी भी पड़ सकती है और ऊर्जा हमें मिल भी सकती है। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, परमाणु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी या ऊर्जा लेनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, खर्च करना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, तो परिभाषा हम इसकी लिखते हैं, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा। किसी गैसीय उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। इस ऊर्जा का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जो तत्व की या परमाणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, यानी जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। अब देखो जैसे IP था हमारा, IP आयनन ऊर्जा, IP में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था तो उसे फर्स्ट IP, दो निकल रहे थे तो सेकंड IP, इस तरह से इंडिकेट करते थे इसको। ऐसे ही EA को भी करते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो उसे कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आया तो उसे कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन बंधुता या द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस तरह से कई बार क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ गया, उसे ज़रूरत थी, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो ऊर्जा मुक्त हुई। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हम जबरदस्ती जोड़ते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, उस परमाणु को ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम जोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। और यदि उसकी गर्ज है या उसको ज़रूरत है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है अपने आप, तो हमें ऊर्जा मिलती है ना। तो इस तरह से ये ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई। अब बात आती है कि आवर्त सारणी में इसमें क्या परिवर्तन होता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या होता है। तो यहाँ तक ये परिभाषा है, इसको लिख लो। फिर मैं इसमें लिखवाऊंगा आवर्तिता। आवर्तिता, आवर्तिता का मतलब है इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तिता। किसमें, आवर्त में क्या होता है, आवर्त में, और फिर लिखवाएंगे वर्ग में क्या होता है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो परिभाषा का, फिर नीचे आवर्तिता लिखवा देंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। हमने परिभाषा लिखी, इसको इस तरह से समझा दिया यहाँ पर। फिर आवर्तिता लिखते हैं वर्ग में और आवर्त में। आवर्त में क्या होता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि कोषों की संख्या नियत बनी रहती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होगी तो आकार छोटा हो जाएगा और छोटे आकार के परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ना निकालना कठिन होता है। वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है,
है ना। कोषों की संख्या लगातार बढ़ने से क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, घट जाएगा और आकार में वृद्धि होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या आ जाएगी, कमी आती है। यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवर्तिता है और उसकी परिभाषा है। क्वेश्चन उसी तरह से आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो गुणधर्म है वो पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट गुणधर्म है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इसको, EN से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी सहसंयोजक यौगिक या जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जैसे मान लो A और B के बीच में ये बंध बना हुआ है, ठीक है। तो A का एक इलेक्ट्रॉन, B का भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो इनके बीच में ये जुड़कर बंध बन गया। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं बंध के, ये दोनों इसके भी माने जाते हैं और इसके भी माने जाते हैं, साझा हुआ है, समान साझा है। तो ये यौगिक कैसा है, सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। अब विद्युत ऋणता क्या होती है, परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी सहसंयोजक यौगिक में असमान परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध, असमान परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहलाती है। यानी हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये H है, ठीक है, H का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर साझा कर लिया तो बंध बन गया। तो अब ये यौगिक क्या हो गया, सहसंयोजी यौगिक हो गया, क्योंकि समान साझा गया है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले जाए, इसके पास आ गए ये बंध, तो ये तो इसी का ही है, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पर आ गया, तो क्या हो गया, ए में तो खाली जगह हो गई, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इधर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से त्याग दिया तो इस पर क्या आ गया, प्लस आवेश। और बी पर क्या हो गया, एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था और एक ए का इलेक्ट्रॉन भी इस पर आ गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश। तो इस तरह से आयन बनते हैं, धनावेश और ऋणावेश बनते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता की परिभाषा क्या हो जाती है, हम उसको क्या लिखते हैं, किसी सहसंयोजक यौगिक में, किसी सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित असमान परमाणुओं के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहलाती है। जैसे हम इसको समझाएं तो देखिए ये डेफिनेशन हो गई विद्युत ऋणता की। ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है कि किसी सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक का मतलब है जिसमें साझा किया हुआ हो, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जैसे ये है, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक में दो असमान परमाणु, जैसे मान लो एक H है और एक है Cl, अलग अलग हो गए, के मध्य बने हुए रासायनिक बंध। रासायनिक बंध का मतलब होता है कि सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध या उपसहसंयोजक बंध, यानी उसके प्रकार। यहाँ कौन से यौगिक हैं, सहसंयोजक, तो बंध भी कैसा होगा, सहसंयोजक प्रकार का होगा। तो जैसे H का एक इलेक्ट्रॉन और ये Cl का एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो बंध बन गया इनके बीच में। तो ये कह रहा है बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा, यानी चाहिए हो किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने के, आकर्षित करना यानी अपनी ओर खींचना के गुण को उस परमाणु का, यानी अगर ये खींचता है तो इसका, ये खींचेगा तो इसका, की विद्युत ऋणता कहते हैं। इसे En से दर्शाते हैं। तो अब ये किसकी ओर जाएगा, बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर जाते हैं। तो ये क्या होता है, कम विद्युत ऋणी, ये होता है अधिक विद्युत
ऋणी। ठीक है, तो किसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन दोनों इसकी ओर आ जाएंगे, क्लोरीन मालिक हो जाएगा इसका। तो क्या बनेगा, यहाँ पर H में एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर प्लस आवेश आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, भाई ये तो इसी का ही था Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का ही था, एक इसने ग्रहण कर लिया हाइड्रोजन का, तो इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया। इस तरह से ये आयन बन गए, धनायन और ऋण आयन। तो ये विद्युत ऋणता की परिभाषा हो गई। अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, आवर्तिता। आवर्तिता वही होती है जो उसमें पढ़ी थी, आवर्त में और वर्ग में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक परिभाषा का। इसके बाद आवर्तिता लिखते हैं हम इसकी। तो आवर्तिता में क्या लिखें, तो ये हो गई इसमें विद्युत ऋणता की आवर्तिता। देखो सब में कॉमन सी बात है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता के मान में यानी En के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि कारण वही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। इसका मान बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी, और कमी आती है तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। जबकि वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है। यहाँ वृद्धि हो रही थी, यहाँ कमी आ रही है। कारण, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, अधिक हो रहा था। ये अंतर ध्यान रखना, इस तरह से याद करो इसको, होता है और आकार में वृद्धि हो जाती है। आकार में वृद्धि हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, यानी विद्युत ऋणता में कमी आ जाती है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो ये हो गया विद्युत ऋणता और उसकी आवर्तिता। परिभाषा लिखनी है, आवर्तिता को इस तरह से समझाना है। तो इसके ये गुण कंप्लीट हो गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम जो अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, संयोजकता और इनकी जो वान डेर वाल्स त्रिज्याएँ हैं, सहसंयोजक त्रिज्याएँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनके धात्विक गुण, अधात्विक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने सारे गुणधर्मों को पढ़ लिया है, इसके तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। इसके बाद जो बचे हुए गुणधर्म है हम नेक्स्ट वीडियो में। को ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।